आप बस बने रहिएगा, कुछ देर आप बने रहिएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपको। ठीक है, चलिए आइए यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 मतलब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, अंतिम अवधि 30 दिसंबर 2019। उद्देश्य एवं कारण, अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है। 1931 में भारत सरकार ने अपराधी परिवीक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया और तत्कालीन स्थानीय सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजा। क्या आपका उनके विचार जानने के लिए भेजा। ठीक है, अब मैं इसे समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए, पहले होता क्या था, अगर कोई छोटा मतलब क्या था कि अब मान लो पहले कोई छोटा मोटा क्या करता था, अपराध करता था, तो उसे क्या करते थे, सीधे जेल भेज दिया जाता था। क्या किया जाता था, पहले सीधे जेल भेज दिया जाया करता है। लेकिन सरकार ने सोचा कि हर अपराधी को जेल भेजना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या सोचा उन्होंने कि जितने ज्यादा छोटे मोटे अपराध है तो जरूरी नहीं कि उन्हें जेल भेजा जाए। ठीक है, कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है कि वे अपने अच्छा व्यवहार मतलब गुड कंडक्ट करके वादा करें और समाज में रहकर क्या करें, खुद को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी सोच को क्या कहते हैं, प्रोबेशन। ठीक है, मतलब क्या विचार आया, यानी सजा के बजाय सुधार का मौका देना। ठीक है, तो 1931 में इस बारे में कानून बनाने की शुरू की, क्या क्या किया गया, तो 1931 में इस बारे में कानून बनाने की तैयारी शुरू हुई, जो बाद में 1958 में अधिनियम के रूप में क्या लागू हुआ। क्लियर है, क्या समझाया, क्या समझाया मैंने, कि यह कानून कहता है कि छोटे या पहली बार छोटे अपराध या पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को जेल भेजने की बजाय सुधार का मौका दिया जाए। अब समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया समझ में। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जेल के बजाय सुधार का मौका देना। ठीक है, तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर अपराधी को सीधे जेल ना भेजा जाए, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने पहली बार अपराध किया है या जिनका अपराध गंभीर प्रकृति में नहीं आता, मतलब बहुत छोटा मोटा है। ठीक है, अब यहां पर प्रोबेशन क्या होता है, आखिर परिवीक्षा क्या कहलाता है आपका, तो इसका अर्थ है कि अपराधी को समाज में रहने की अनुमति देना। प्रोबेशन क्या है आपका, कैसे समझिएगा, प्रोबेशन क्या है आपका, तो अपराधी को समाज में रहने की अनुमति देना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशन के साथ। वह जेल नहीं जाता, बल्कि कोर्ट उसे इस शर्त पर छोड़ देता है कि वह एक निश्चित समय तक अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा। ठीक है, समझ आया बात। अब इसका इतिहास कर आपका, तो ये जो आपका दस्तावेज क्या बताता है कि अपराधियों को सुधारने का यह विचार भारत में काफी पुराना है। सरकार ने 1931 में इसके लिए कानून बनाने की योजना शुरू कर दी थी, जिसे अंत में कब 1958 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसे लागू करने का उद्देश्य क्यों लाया गया था, तो उद्देश्य बहुत सिंपल है कि जेलों में भीड़ कम करना। अगर छोटी मोटी अगर अपराध करेंगे तो जेल तो पूरे भर जाएंगे, हर दिन अपराध होते रहते हैं, नहीं समझे। अगर सुनिए अच्छे समझिएगा इसे, प्रोबेशन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्यों लाया गया था इसे, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स को 1958 को। तो इसका जो मुख्य कारण क्या था कि जेलों में भीड़ कम करना, अपराधी को पक्के अपराधी बनने से रोकना। मतलब यार कि अगर आप उन्हें जेल भेज रहे हैं तो बेचारा भी पहली बार अपराध किया है, गलती से छोटा अपराध किया है, अब वह जेल जाकर क्या हो जाएगा, एक मजबूत अपराधी बन जाएगा। ठीक है, जिससे उसे रोकना है। जब एक कम उम्र या पहली बार, मतलब जब कोई कम उम्र में या कोई पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जेल जाता है, तो वहां बड़े अपराधियों क्या आता है, संपर्क में आता है, क्या था, कांटेक्ट होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो यह कानून उसे सुधारने का एक दूसरा मौका देता है।
क्या देता है? एक दूसरा मौका देता है। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या अनिल चौहान? इतना समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा अभी और अच्छे से आएगा। मैं बहुत आराम से बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पूरा समय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यह किसमें नहीं दिया जाता? किसमें नहीं दिया जाता रियायत, छूट किसमें नहीं दी जाती? तो हत्या और जो आजीवन कारावास जैसे गंभीर अपराधों में यह छूट नहीं दी जाती है। यह मुख्य रूप से किस नहीं दिया जाता है? तो छोटे अपराधों, अपराधी के चरित्र, उसके नेचर और परिस्थितियों को देखकर तय किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे मेरे? हो गई होगी यार, अब तो हो गई होगी। चल आगे आए। जो इंग्लिश वाले मेरे बच्चे हैं उनके लिए आपका देख लीजिए, तो वहां देख लेंगे इंग्लिश वाले। ठीक है, डायग्राम दोनों के लिए याद रखिएगा। तो किस प्रकार आपका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का विकास हुआ? ठीक है, सबसे पहले परिवीक्षा पर क्या विचार किया गया, विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, स्थानीय सरकारों को भेजना, अधिनियम का अधिनियम किया गया और अंतिम अधिनियम किया गया, ये आपका। ठीक है, क्लियर? चल, तो डायग्राम से मैं समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, चल आगे आए। अभी हम लोग सेक्शन में एंटर नहीं किए, याद रखिएगा, अभी हम लोग सेक्शन में एंटर नहीं किए। अभी मैं आपको इसका क्या, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का मैं क्या बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि आखिर है क्या। सेक्शन हम आगे आएंगे, सेक्शन हम आगे एंटर करेंगे। ठीक है, हालांकि अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्तता के कारण विधेयक पर आगे काम नहीं हो सका। बाद में 1934 में भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सूचित किया कि उस समय के कानून बनाने की कोई संभावना नहीं है, प्रांतों द्वारा स्वयं ऐसा कानून बनाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार कुछ प्रांतों ने अपने स्वयं के परिवीक्षा कानून बनाए। क्या किए? बनाए। समझिएगा। हाँ हाँ, देखिए 1900, सबसे पहले 1931 में जो कानून बनाने की तैयारी शुरू हुई थी वह आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि सरकार दूसरे जरूरी कामों में क्या व्यस्त थी। जो 1931 में कानून बनाने की तैयारी शुरू हुई थी लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी। कारण क्या था? तो कारण था सरकार दूसरे कामों से व्यस्त था। ठीक है, लेकिन 1934 में केंद्र सरकार ने कहा, क्या बोला केंद्र सरकार ने? कहा कि अभी केंद्र से कानून नहीं बनेगा। 1934 में कहा अगर राज्य, तो उस समय राज्य ने क्या कहा, प्रांत कह सकते हैं, अगर प्रांत चाहे तो वे अपना खुद का अपना कानून बना सकते हैं। इसलिए कुछ प्रांतों ने अपने अपने स्तर पर प्रोविशन लॉ बना लिया, परिवीक्षा कानून बना लिया। ठीक है, समझ में आई बात? चल मैं फिर समझाता हूं आपको। कारण सरकार अन्य कामों में व्यस्त थी, इसलिए 1931 में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था या कि मसौदा तैयार हुआ था उस पर काम रुक गया। पहला, राज्यों को क्या छूट दी गई, प्रांतों को क्या छूट दी गई कि 1934 में केंद्र सरकार ने राज्यों को या कि प्रांतों को कह दिया कि वह अभी पूरे देश के लिए एक जैसा ड्राफ्ट या कि एक जैसा कानून नहीं बना पाएगी। लेकिन स्थानीय कानून मतलब केंद्र ने राज्यों को आजादी दी कि वे अपने अपने स्तर पर अपराधियों को सुधारने के लिए नियम बना सकते हैं। इसके बाद कई राज्य ने अपने खुद के स्थानीय के लिए प्रोबेशन कानून बना लिया। क्या बना लिया? तो प्रोबेशन कानून बना लिया। ठीक है, बात क्लियर? यही कारण है कि 1958 में पूरे भारत के लिए एक समान कानून आने से पहले अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हुआ करते थे। इतनी बात क्लियर हुई क्या बच्चों? ठीक है, तो मतलब यहां पर मैंने क्या बताया, सिंपल सा, केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया, इसलिए कुछ प्रांतों ने खुद अपने अपने परिवीक्षा कानून बना लिए, बस। ठीक है, आइए आगे आइए।
जो मेरे इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन लोगों को याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है, नो दिक्कत परेशानी। लेकिन मैं हिंदी करूंगा कि अधिकांश बच्चे कौन से हैं, तो आप लोगों की हिंदी है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका कंटेंट, आपका ये आपका, ठीक है। नो सेंट्रल बिल, प्रोफेशनल एनाटॉमी, ठीक है, इसे देख लेंगे। और बाकी भारत में पर्यवेक्षक कानून का विकास, तो सबसे पहले विधेयक पर काम में देरी, भारत सरकार का संचार, प्रांतीय सरकार को प्रतिक्रिया, प्रांतीय पर्यवेक्षक कानून, ठीक है, आगे देखिए। ओके, देखेंगे। हालांकि कई राज्यों में परिवीक्षा संबंधी कोई अलग कानून ही नहीं है। जिन राज्यों में परिवीक्षा संबंधी कानून है वे ना तो एक समान है और ना ही वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस बीच अपराधी को जेल जीवन के हानिकारक प्रभाव से बचाकर समाज के एक उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में उसके सुधार और पुनर्वास पर जोर बढ़ता जा रहा है। देश में परिवीक्षा प्रणाली में व्यापक रुचि को देखते हुए इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया कि और इस विषय पर एक केंद्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर समान लागू हो। ठीक है बच्चों, समझाऊं क्या मैं इसे? देखिए, तो मैं थोड़ा आसान समझाता हूं, इसके बाद समझिए थोड़ा सा। देखिए, कुछ राज्यों में प्रोबेशन का कानून था ही नहीं, कुछ राज्यों में प्रोबेशन का कानून था ही नहीं, याद रखिए, मतलब बोला भी गया था फिर भी उन्होंने बनाया नहीं था, ठीक है। जहां था, जहां बन गया था, जहां था भी, वहां अलग अलग नियम थे और वे आधुनिक जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं थे, ठीक है। सरकार ने महसूस किया कि जेल भेजने से व्यक्ति बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान दिया गया कि अपराधी को सुधार कर समाज में वापस लाया जाए। इस कारण, क्या बोला मैंने, इस कारण एक समान, मतलब यूनिफॉर्म एक केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई, केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई ताकि पूरे देश में एक जैसा नियम लागू हो। नहीं समझे? देखिए, समझेगा, देखिए। किस प्रकार कानूनों में कमी थी, तो सबसे पहले उस समय कई राज्य ऐसे थे जहां अपराधियों को सुधारने के लिए कोई विशेष कानून था ही नहीं। अब यहां पर दूसरा क्या आ जाता है, समानता का अभाव था, मतलब जिन राज्यों में कानून थे वे एक दूसरे से अलग थे। एक राज्य में मिलने वाली रियायत दूसरे राज्य में नहीं मिलती थी, जो कि न्याय के लिए सही नहीं था। मतलब यहां चोरी के लिए क्या था, 1 महीने की जेल थी, यहीं चोरी के लिए 1 साल की जेल थी। मतलब राज्यों में क्या भिन्नता थी, समानता में अभाव था। मतलब एक जैसा काम, मतलब अगर आप इस राज्य में चोरी करते हैं यहाँ 1 महीने की सजा है, वहीं दूसरे राज्य में आप चोरी करते हैं वहां 1 साल की सजा है। हुआ ना, भिन्नता हुई ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिन राज्यों में कानून थे वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक राज्य में मिलने वाली रियायत, मतलब राहत, दूसरे दूसरे राज्य में नहीं मिलती थी, जो कि न्याय के लिए सही नहीं थी, ठीक है। अब वहीं देखा गया कि जेल में जब कोई व्यक्ति जाता था उसके दुष्प्रभाव भी होते थे। क्या होते थे? तो दुष्प्रभाव भी होते थे। तो सरकार ने यह माना कि जेल की जिंदगी अपराधी को सुधारने के बजाय और खराब कर सकती है, तो अपराधी को समाज से काटने के बजाय, मतलब समाज से अलग करने के बजाय उसे समाज के एक उपयोगी हिस्सा बनाना जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। इसलिए एक देश एक कानून, क्या बोला मैंने, तो सरकार ने क्या सोचा, एक देश है तो एक कानून रहना चाहिए। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक सेंट्रल लॉ, क्या, एक सेंट्रल लॉ की जरूरत महसूस की गई ताकि पूरे देश में, पूरे भारत में अपराधियों को सुधारने की प्रक्रिया एक जैसी हो, एक जैसे नियम। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों,
किसी कोई कंफ्यूजन हो बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे अनुसार, अब तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ूं क्या मैं? आई, मेरे इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा इन्हें से। थर्ड में आए, कुछ विशिष्ट अपराधों के संबंध में न्यायालय को चेतावनी देकर अपराधी को रिहा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। साथ ही न्यायालयों को सभी उपयुक्त मामलों में ऐसे अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है जिसने ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को के संबंध में उनकी कारावास की सजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। परिवीक्षा अवधि के दौरान अपराधी परिवीक्षा अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे ताकि उनका सुधार हो सके और वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सके, और विधेयक इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, आई बात समझ? इतना नहीं आई होगी, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखिए, देखो, कोर्ट कुछ छोटे अपराधों में सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ सकती है। कोर्ट कुछ छोटे अपराधों में सिर्फ क्या कर सकती है? वार्निंग देकर छोड़ सकती है। और जिन अपराधों में फांसी या उम्र कैद नहीं है, जिन अपराधों में फांसी या उम्र कैद नहीं है, उनमें कोर्ट अपराधी को जेल भेजने की बजाय प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। मान लो कि सजा दी गई है लेकिन उसमें आपको फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? अपराधियों को जेल भेजने के बजाय आपको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। 21 साल से कम उम्र के अपराधियों के लिए खास सुरक्षा दी गई है। किस कौन से? तो 21 साल से जो कम अपराधी हैं उनके लिए खास सुरक्षा दी गई है, उन्हें सीधे जेल भेजने पर रोक लगाई गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कौन से शर्तों के साथ? तो प्रोबेशन के दौरान अपराधी पर एक अधिकारी नजर रखेगा ताकि वह सुधर सके। ठीक है, चलो मैं अच्छा और समझाता हूं। यहां पर मैंने एक चीज बताई आपको कि चेतावनी देकर छोड़ना। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है? अदालत के पास कैसी शक्तियां हैं आपको यहां पर आपको निकल के आएगा। अदालत के पास कौन सी शक्तियां हैं? सबसे पहले चेतावनी देकर छोड़ना, मतलब छोटे मोटे अपराधों में कोर्ट अपराधियों को सिर्फ कड़ी चेतावनी, क्या कोर्ट सिर्फ कड़ी चेतावनी या डांट फटकार देकर छोड़ सकता है कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। दूसरा क्या कर सकता है? परिवीक्षा। परिवीक्षा मतलब प्रोबेशन, प्रोबेशन की शर्त पर, मतलब अगर अपराध बहुत गंभीर नहीं है, अगर अपराध बहुत गंभीर नहीं है, जैसा कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई हो या कि उसे उम्र कैद सजा दी गई हो, अगर गंभीर नहीं है तो कोर्ट जेल भेजने के बजाय उसे समाज में रहने की अनुमति दे सकता है। जेल भेजने उससे कहा समाज में रहने की अनुमति दे सकता है। और जो युवा पीढ़ी है, और या कह सकते हैं युवा अपराधियों को जो कि अंडर 21 है, के लिए खास सुरक्षा दिया गया है, खास सुरक्षा दी गई है। तो 21 साल से कम उम्र के जो भी युवा हैं को जेल भेजने पर कानून ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कि जो 21 साल से जो कम हैं बच्चे हैं उन्हें जेल ना भेजा जाए, उस पर क्या प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए गए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कम उम्र में जेल जाकर वे पेशेवर क्या बन सकते हैं? अपराधी ना बन जाए। ठीक है, अब उन्हें ऐसा छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे? उन पर निगरानी रखेंगे, सुपरविजन करेंगे। मतलब प्रोबेशन का मतलब है पूरी आजादी नहीं। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन का मतलब होता पूरी आजादी नहीं। अपराधी को एक परिवीक्षा अधिकारी, कौन आपका? तो एक परिवीक्षा अधिकारी में निगरानी में रहना पड़ता है जो यह देखता है कि वह सुधर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने बताई? तो 3 चीजें बताई।
ठीक है, तीन चीज बताई। सबसे पहले मामूली अपराध जिसमें सिर्फ केवल चेतावनी दी जाती है और रिहाई कर दी जाती है। दूसरा गंभीर, ठीक है, मतलब अगर अपराध गंभीर नहीं है तो, या कि उसे मौत की सजा या उम्र कैद की सजा ना दी गई हो, तो उसे प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में रिहाई की जा सकती है। तीसरा बताया आपको 21 वर्ष से कम आयु, मतलब जेल भेजने के बजाय उसे सुधार में प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, क्लियर हो इतना? चल आगे ये चीज मैंने आपको बताई है अभी कि अपराधी को कैसे रिहा किया जाए। ठीक है, तो यहां मैंने फर्स्ट बताया था, चेतावनी बताया था, चेतावनी के साथ रिहा करें। दूसरा बताया था परिवीक्षा पर रिहा करें। ठीक है, तीसरा क्या बताया था आपको, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात? आ गई? यस और नो? इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यही चीज आपको मैं बताया ना अभी। ठीक, आगे आए। अपराधियों को परिवीक्षा या उचित चेतावनी के बाद रिहा करने या उससे संबंधित मामलों में एक अधिनियम भारत गणराज्य के 9वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है कि यह अधिनियम निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित किया गया है। सबसे पहले दादर और नागर हवेली 1963 द्वारा किया गया है, जो कि 1/7/1965 प्रभावी होगा। गोवा, दमन एवं दीव, जो कि 11/1963 के बाद 1964 में प्रभावी हो जाएगा। गोवा अब एक राज्य है। अधिनियम 1887 की धारा 3 देखें, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, 3/5/1987 से पौंडीचेरी, सिक्किम, ठीक है, इस प्रकार आपका, ठीक ना। चल देखेंगे, तो देखिए यह कानून इसलिए बनाया है कि अपराधियों को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ा जा सके या सिर्फ चेतावनी देकर रिहा किया जा सके। ठीक है, यह संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया, जो कि भारत के गणराज्य का 9वां वर्ष था। वो आपका कौन सा था? भारत के गणराज्य का 9वां वर्ष था। बाद में इसे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में भी लागू किया गया। ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी? तो यहां पर मैंने क्या बोला आपका कि यह कानून किस सिद्धांत पर काम करता है? अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। क्या बोला मैंने? अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इसका लक्ष्य है कि अपराधी को जेल भेज का सजा देने की बजाय उसे समाज में रहकर खुद को सुधारने का एक मौका दिया जाए। ठीक है, क्लियर? इतनी सही चीज समझ आ गई? मैं पूरे एक एक चीज आपको समझा दिया, इसमें पूरा समझा दिया। तो क्या मैं आगे, क्या मैं आ जाऊं, क्या सेक्शन पे एंटर करूं क्या मैं? ये हमारा, अब मैं चलता हूं कहां? सेक्शन में। अब आता हूं मैं कहां? सेक्शन में एंटर करते हैं हम लोग। कहां शुरू करते हैं हम लोग? सेक्शन में एंटर करते हैं भैया मेरे। आइए सेक्शन में एंटर करते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्या? सेक्शन 1। क्या शुरू करने जा रहे हैं? अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, सेक्शन 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, चलिए आइए, यहां से क्वेश्चन आप लोग के बनना शुरू होंगे। ठीक है, यहां से आप लोग के क्वेश्चन बनना होते हैं शुरू। तो आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइए।
जस्ट आप लोग कमेंट तो देखा जाए, आप लोग कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करें। तो संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। पहला पॉइंट, इस अधिनियम को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यह पूरे भारत पर, ठीक है, यह पूरे भारत पर सेक्शन 1, ठीक है, यह पूरे भारत पर लागू होता है, जैसे जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है। और तीसरा, यह किसी राज्य में उस स्थिति से लागू होगा जो राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे और राज्य के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा सा आप समझाता हूं आपको। तो आप मुझे बताइए, सच बताइएगा, इतना मैं जितना बताया अभी तक आप लोगों को बढ़िया समझ आया कि नहीं है? अगर इतना आ गया है ना, तो आप लोग जहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं वहां तक पूरा आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहले आप लोगों से पूछ ले रहा हूं, आप कमेंट करिए, जितने मेरे पेड वाले बच्चे हैं तो खासकर आप शुरू करिए, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए बताइए, कोई डाउट? ओके अर्चना, चलिएगा, अर्चना और अंशुल, ठीक है, चलिए आइए। अब देखिए हम शुरू करते हैं सेशन 1। तो इसका नाम क्या है? इस कानून का नाम है परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958। यह कहां लागू होता है? तो यह पूरे भारत में लागू हुआ, यह पूरे भारत में लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब वहां भी लागू है, ठीक है। यह कब लागू होता है? तो यह अपने आप पूरे देश में एक ही दिन से लागू नहीं होता है। यह अपने आप पूरे देश में एक ही दिन से लागू नहीं होता है। हर राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार एक ऑफिशियल गैजेट या कि ऑफिशियल राजपत्र में तारीख घोषित करती है, और चाहे तो राज्य के अलग अलग जिलों भागों में अलग अलग तारीख से लागू कर सकती है। नहीं आया समझ में? आ जाएगा, अभी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, तीन बिंदु इसमें। पहला क्या है? नाम, टाइटल। दूसरा क्या है? एक्सटेंट, मतलब कहां लागू होता है। तीसरा क्या है? कब लागू होगा, कमेंसमेंट। तो पहला नाम, टाइटल। तो इस कानून का नाम परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958। यह मुख्य रूप से उन अपराधियों से संबंधित है जिन्हें जेल भेजने के बजाय उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर सुधरने का मौका दिया जाता है। कहां लागू होता है? अब यह कानून पूरे भारत में लागू है। पहले जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, लेकिन 2019, याद करिए 2019 के बदलाव के बाद अब वहां भी प्रभावी है, हो गया है, मतलब वहां भी लागू हो गया है। तीसरा, कब लागू होगा? तो यह कानून पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हुआ था। यह जो कानून था ये पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हुआ था। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह शक्ति दी है कि वे अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार के हिसाब से इसे अपने राज्य या राज्य के किसी खास हिस्से में लागू करने की जो भी तारीख हो तय करके इसे लागू करें, ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आई? अब याद रखिएगा, इसमें मैं लास्ट बार एक बार और समझा देता हूं कि परिवीक्षा क्या कहलाती है, प्रोविशन क्या है। तो जब कोई समझेगा परिवीक्षा, इतने मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है, लास्ट बार समझा रहा हूं कि परिवीक्षा की प्रोविशन क्या होता है, समझेगा। जब कोई व्यक्ति पहली बार, जब कोई व्यक्ति पहली बार या कम गंभीर या कम गंभीर अपराध करता है, पहली बार एक छोटा मोटा अपराध करता है, तो कोर्ट उसे जेल भेजने की बजाय, तो कोर्ट उसे जेल भेजने के बजाय समाज में रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन शर्तें लागू होती है, कंडीशन होती है।
वह शांति बनाए रखे और अच्छा व्यवहार करे, गुड कंडक्ट, इसे ही परिवीक्षा पर छोड़ना कहते हैं और इसी को हम प्रोबेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चल, इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए आप लोग कहां, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे थोड़ा यहां देख लेंगे। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, ठीक है, अप्रभावी अधिनियम, ठीक है, पूरे भारत में लागू नहीं। संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है, भारत में लागू होता है, राज्य सरकार को अधिसूचना दी जाती है, अप्रभावी लागू हो जाता है। ठीक है, चले अब आते हैं सेकंड हम लोग डेफिनेशन में। कहां आते हैं हम लोग? तो डेफिनेशन में मतलब परिभाषा है। तो इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित ना हो। ए, संहिता से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता 1898, ठीक है। बी, परिवीक्षा अधिकारी से तात्पर्य धारा 13 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त अधिकारी से है। यह डेफिनेशन एक प्रकार की, ठीक है। सी, निर्धारित का अर्थ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित। डी, इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है तथा दंड संहिता 1898 में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो संहिता उन्हें दिया गया है। ठीक है, चलो अब मैं आपको इन्हें समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, पहले शॉर्ट में समझ जाइए। तो यहां पास कोर्ट का मतलब क्या होगा? यहां पर कोर्ट बताया ना, कोर्ट का मतलब, यहां कोर्ट का मतलब है सीआरपीसी। यहां कोर्ट का मतलब क्या, हमेशा आप लोग नहीं समझे होंगे। तो यहां कोर्ट का मतलब है सीआरपीसी, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरा डेफिनेशन क्या बोला है? प्रोबेशन ऑफिसर कौन है यहां? तो वह अधिकारी जो अदालत द्वारा, यहां पर दूसरा डेफिनेशन क्या दी गई है? प्रोबेशन ऑफिसर की। तो वह अधिकारी जो अदालत द्वारा या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है जो अपराधी की निगरानी करता है। ठीक है। तीसरा, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होगा? जो नियम इस कानून के तहत बनाए गए हैं। ठीक है। और चौथा क्या बोला गया? अगर कोई शब्द यहां परिभाषित नहीं है तो, मान लो कोई अपराध यहां परिभाषित नहीं है तो क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि सीआरपीसी में लिखा है और वही माना जाएगा, अगर लिखा भी ना हो फिर भी। ठीक है, नहीं समझे? समझाते हैं, आइए। तो यहां पास कोर्ट बोला गया, ठीक। कोर्ट मतलब क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता बोला जाते हैं। तो जब भी इस एक्ट में कोड शब्द आएगा, क्या शब्द आएगा? कोड, संहिता, उसका मतलब सीआरपीसी से होगा, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता से होगा। लेकिन ध्यान देने बात, यहां बात जरूर याद रखिएगा कि 1898 की, ठीक है, 1898 की संहिता का जिक्र है, लेकिन वर्तमान में इसे सीआरपीसी 1973 अब नए कानूनों के रूप में के अनुसार पढ़ा जाता है। कौन सा? 1858 की क्या आपका कोर्ट का जिक्र है यहां, लेकिन वर्तमान में इसे सीआरपीसी 1973 अब नए कानून के अनुसार इसे पढ़ा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, सब समझ, अभी सब समझ में आएगा। ठीक है, जो याद रखिएगा अभी मैं क्या बता रहा हूं, तो अभी जो आपके किसमें लिखा हुआ है, तो किसमें लिखा है? आपके ऑफिशियल जो गैजेट में लिखा है वो चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि आप लोगों का जिस प्रकार आईपीसी चेंज हुई है उसी प्रकार सीआरपीसी भी चेंज हुई है। ठीक है, आई नो, लेकिन मैं अभी कौन सा आपको से पढ़ा रहा हूं, किसी डेफिनेशन से पढ़ा रहा हूं जो कि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिसे जो सीआरपीसी क्या कौन किसी जगह ले ली है? बीएनएसएस की। ठीक है, इसे समझ जाइएगा अच्छे से। क्लियर है कि नहीं?
अभी मैं डेफिनेशन कहा किसकी बता रहा हूं आपको, जो डेफिनेशन दी गई है किसमें, आपके सेक्शन में, जो कि आपको चेंज हो चुकी है। सीआरपीसी की जगह किसने ली है आपकी, तो बीएनएसएस ने। ठीक है, आईपीसी की जगह किसने ले ली है, तो बीएनएस ने ले ली है। ठीक है ना, तो समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप ये मत कहिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो शब्द लिखा हुआ किसमें लिखा है आपके, तो आपके किसमें, सेक्शन में लिखा है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक ना, चलिए इतना समझ आ गया। अब दूसरा क्या यहां पर परिभाषा आई थी, परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर। तो यह वह व्यक्ति है जिसे कोर्ट अपराधियों की निगरानी करने, उनकी रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें सुधारने में मदद करने के लिए नियुक्त करता है। और इसकी विस्तृत भूमिका किसमें आपको मिल जाएगी, और इसकी पूरी जानकारी हम किसमें पढ़ लेंगे हम लोग, तो सेक्शन 30 में पढ़ेंगे हम लोग। किसमें पढ़ेंगे, तो सेक्शन 13 पढ़ेंगे, वहां आपको समझ जाएगा प्रोबेशन अधिकारी का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर तीसरा एक शब्द लिख के आया है, विहित। विहित मतलब प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है नियमों के अनुसार। मतलब अगर कानून कहता है कि कोई काम विहित तरीके से होगा, तो इसका मतलब कि राज्य सरकार ने उस काम के लिए जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना होगा। ठीक है, अब मान लो कोई, अगर कोई शब्द नहीं है, अगर इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में, इस सेक्शन में, इस एक्ट में कोई ऐसा शब्द आता है, कोई भी ऐसा शब्द आता है जिसकी डेफिनेशन, परिभाषा नहीं दी गई है, जैसे अरेस्ट, समन्स, समन होता है, समन भेजे जाते हैं, जैसे किसी अपराधी को या कि किसी को बुलाया जाता है, समन किया जाता है, या वारंट, तो हम उसका वही मतलब निकालेंगे जो कि सीआरपीसी में दिया गया है, या कि आप जो कह रहे हैं बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है, चल इतनी एक बात क्लियर हो गई क्या, क्लियर, चलिए आइए। तो सबसे पहले कोर्ट पढ़ा दिया आपको, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर पढ़ा है आपको, प्रिस्क्राइब पढ़ा है, और जो कि अनडेफिनाइड वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बताई चीजों में। ठीक है, उस चीज हमको मैंने आपको बता दी, क्लियर है ना। ये चार चीजें मैंने बहुत ही प्यार से बताई हैं, क्या समझ में आपको आई हैं, आप मुझे बता दीजिए। ये चार चीजें क्लियर हुई, हो गई होंगी। तो संहिता, निर्धारित, परिवीक्षाधिकारी, और आपका परिभाषित नहीं है जो भी। ठीक है, चल आओ आगे आए, सेक्शन 3, सेक्शन 3। तो कुछ अपराधियों को चेतावनी देने के बाद रिहा करने की न्यायालय की शक्ति। ठीक है, समझिएगा, कुछ अपराधियों को चेतावनी देने के बाद रिहा करने की न्यायालय की शक्ति। ठीक है, अभी आप लोग याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता अनुसार के उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 379, धारा 380, 81, 404 और 420 के तहत दंडनीय अपराध या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत 2 वर्ष से अधिक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध पूर्व दोष सिद्ध नहीं होती है, और जिस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी पाया गया है वह मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, को ध्यान में रखते हुए राय रखता है कि ऐसा करना उचित है, तो किसी अन्य कानून में समय समय पर लागू किसी भी बात के बावजूद न्यायालय को धारा 4 के तहत किसी दंड की सजा देने या उस अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने के बाद उचित चेतावनी देने के लिए बाद रिहा कर सकता है। स्पष्टीकरण यहां भी देख लीजिए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि में इस धारा 4 के अंतर्गत उसके विरुद्ध दिया गया कोई पूर्व आदेश शामिल होगा। समझाता हूं ना आपको, बहुत प्यार समझाता हूं।
देखिए, तो धारा 3 कब लागू होगी, मैं बहुत पहले शॉर्ट में समझाता हूं, ठीक है। धारा 3 कब लागू होगी, अपराध छोटा हो तो यहां धारा 3 लागू होगी, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। धारा 3 और धारा 4 में दोनों में डिफरेंस है। तो धारा 3 कब लागू होगी, तो अपराध छोटा हो, मतलब अधिकतम 2 साल की सजा वाला हो। कितना, तो अधिकतम 2 साल की सजा वाला हो। आरोपी पहली बार दोषी हो, ठीक है, और कोर्ट को लगे कि नहीं भैया ये व्यक्ति सुधर सकता है, सुधार के योग्य है ये, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट सजा नहीं देगी, कोर्ट सिर्फ समझाएगी, वार्निंग देगी, चेतावनी देगी और देकर क्या कर देगी, छोड़ देगी। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, ठीक है। मतलब एडमोनिशन क्या कहलाता है आपका, मोनिटेशन, एडमोनिटेशन क्या कहलाता है आपका, तो मतलब क्या होता है, तो सख्त या कड़ी चेतावनी देकर, क्या वार्निंग देकर छोड़ देना, ठीक है। अब मैं बहुत प्यार समझाता हूं आपको। पहले इस चीज को याद रखिएगा, सेक्शन 3 केवल चेतावनी देकर छोड़ना, धारा 3 क्या करती है, तो केवल चेतावनी देकर छोड़ती है। किन्हें, जिनकी अधिकतम सजा 2 वर्ष और पहली बार अपराध, ये बहुत जरूरी है। ऐसा दोबारा अपराध करके आगे, तो जो पहली बार अपराध करता है उसके लिए। और धारा 4 से अंतर किस प्रकार है, तो धारा 4 में क्या किया जाता है, उसमें बॉन्ड क्या लिया, बॉन्ड लिया जाता है, किसमें, धारा 4 में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन धारा 3 में बॉन्ड नहीं लिया जाता। अब बॉन्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसे क्या रखिएगा, धारा 3 में क्या होता है, बॉन्ड नहीं लिया जाता है। धारा 3 में 2 साल की अधिकतम सजा होनी चाहिए और पहली बार अपराध होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, वह एक एक चीज है। तो अच्छा देखिए, तो धारा 3 क्या कहती है, पहली बार कोई छोटी गलती की है, कोर्ट को लगता है कि इसे जेल भेजना इसके भविष्य को क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। ऐसे में कोर्ट धारा 3 का उपयोग करती है, क्या करती है, धारा 3 का उपयोग करती है। और धारा 3 में क्या क्या होते हैं, तो यह किन अपराधों पर लागू होता है, मतलब यह किन अपराधों पर लागू होता है। अभी आ जाइए, अभी नया मत आइएगा आप लोग बीएनएस में, मैं कहां बता रहा हूं, ये आपको आईपीसी धारा बता रहा हूं, किसमें आपको, तो आईपीसी धारा बता रहा हूं अभी, अच्छे से याद रखिएगा, ये आईपीसी धारा। तो यह किन अपराधों पर लागू होता है, तो आईपीसी की जो विशिष्ट धाराएं हैं, जो मुख्य धाराएं हैं, चोरी, चोरी में, चोरी में समझिएगा, चोरी कौन सी, 379 थी, 380 थी और 381 थी, ठीक। दूसरा, मृत व्यक्ति की संपत्ति की चोरी, जो कि आईपीसी 404 था आपका, या धोखाधड़ी, ठीक है, तो जो आईपीसी की धारा कितनी थी आपकी, 420। या अन्य अपराध, कोई भी ऐसा अपराध जो आईपीसी या किसी अन्य कानून जिसकी सजा 2 साल से कम हो, उन पर लागू होती है, क्या होती है आपका, उन पर यह लागू होती है। दूसरा, यहां पर कंडीशन दी जाती है, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहां, तो पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन यानी शर्त, ठीक है, तो वह व्यक्ति पहली बार अपराधी बना हो, मतलब इसके पहले उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो पुराना, पहली बार अपराध किया हो, तभी धारा 3 यहां लागू होगी। और अदालत को लगे कि अपराध की गंभीरता कम है और अपराधी का चरित्र ऐसा है कि उसे सुधारा जा सकता है, किसे लगना चाहिए, तो कोर्ट को लगना चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट क्या करती है फिर, तो कोर्ट उसे जेल नहीं भेजती है और ना ही जुर्माना लगाती है,
याद रखिएगा, धारा 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही जुर्माना लगाती है, जबकि धारा 4 में देखिएगा भी, ठीक है। तो कोर्ट उसे जेल नहीं भेजती है और ना ही जुर्माना लगाती है। जज उसे बुलाकर कड़ी चेतावनी देता है कि तुम ऐसा दोबारा मत करना। बहुत मतलब समझाता है कि दोबारा तुमने ऐसा किया, इससे कड़ी तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब क्या जज समझा देता हूं। और ये सब कह के बोलता है कि दोबारा ऐसा मत करना बच्चा, जाओ घर चले जाओ, और उसे घर जाने दिया जाता। तो धारा 3 का सच क्या मतलब, अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी सेक्शन 3 या धारा 4 के तहत चेतावनी देकर छोड़ा जा चुका, तो उसे पुराना अपराधी माना जाएगा, यानी उसे दोबारा इस धारा का फायदा नहीं मिलेगा। नया समझ में? मान लो पहली बार आया, ठीक है, चोरी की उसने, और जज ने सोचा कि अच्छा ये कम गंभीर मामला है, ठीक है, और इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इससे छोड़ दिया जाए इसे। अब उसने दोबारा चोरी की है, तो फिर ये नहीं कह सकता कि इसे सेक्शन 3 के तहत छोड़ दिया जाए, दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन नहीं, इसे पहली बार जब समझाया गया था, छोड़ दिया गया था बिना किसी का कोई जुर्माना लगाए, दोबारा उसे ये सब रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट बोल देती है भैया आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल आपको क्या छूट नहीं दी जाएगी दोबारा, पहली बार की बात अलग थी, ठीक है। चलो आ गया है भैया, बच्चों सेक्शन 4 में आ जाएंगे क्या? ठीक है, ये होती है शक्ति न्यायालय की, ठीक है, रिहा करने की। चलो अब सेक्शन 4, क्या बोला मैंने, सेक्शन 4 धारा 4 क्या करें, न्यायालय को कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, ठीक है, और जिस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी पाया गया है और वह इस राय को कि मामले की परिस्थितियों में जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराध के चरित्र शामिल को ध्यान में रखते हुए अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है, तो किसी अन्य कानून में इस समय लागू किसी भी बात के बावजूद न्यायालय उसे तुरंत कोई दंड देने की बजाय यह निर्देश दे सकती है कि उसे जमानतदारों की किसी जमानतदारों के साथ या बिना जमानतदारों के एक बांड पर रिहा कर दिया जाए, जिसके तहत वह न्यायालय द्वारा निर्देशित 3 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होकर सजा प्राप्त करेगा और इस बीच शांति बनाए रखेगा और अच्छा व्यवहार करेगा। अब कौन सी चीज जोड़ दी गई इसमें, तो कौन सी चीज वो जोड़ दी गई है, ये चीज, ठीक है, समझाता हूं। पहले बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि धारा 4 कब लागू होगी, अपराध ऐसा हो जिसमें फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं हो, तब ये लागू होगी। कोर्ट को लगे
कि व्यक्ति सुधार योग्य है, तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट तुरंत सजा नहीं देगी। क्या नहीं करेगी? तो कोर्ट तुरंत सजा नहीं देगी, उससे एक बॉन्ड भर छोड़ देगी। क्या करेगी? एक बॉन्ड कर छोड़ देगी। अगर वह अच्छे व्यवहार में रहेगा तो सजा नहीं होगी, अगर शर्त तोड़ेगा तो फिर सजा दी जा सकती है। ये डिफरेंस है, क्योंकि धारा 3 में कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, इसमें बॉन्ड भरवाया जा रहा है। ये अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा तो आपको किसी प्रकार की कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। अगर आपने शर्त तोड़ा और आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो आपको सजा दिया जाएगा। तो धारा 4, धारा 4 में वही सेम आपका, अगर सजा आपको क्या हो, अधिकतम 2 वर्ष की हो, ठीक है, मतलब याद रखिए फांसी या उम्र कैद ना हो, उसमें याद रखिएगा। शर्त क्या होगी इसमें? धारा 3 में क्या करते थे? पहले धारा 3 और 4 समझिए अच्छे से। अपराध धारा 3 में अधिकतम 2 वर्ष तक का, ठीक है, और धारा कोई भी, परंतु फांसी और उम्र कैद नहीं, इसे छोड़कर। शर्त क्या होती थी धारा 3 में? तो केवल चेतावनी दी जाती थी, और धारा 4 में बॉन्ड भरना जरूरी है। अब थी तो धारा 3 में तुरंत छोड़ दिया जाता था। क्या करते हैं? तुरंत छोड़ना होता था। ठीक है, और धारा 4 में अधिकतम 3 वर्ष क्या किया जाएगा? देखा जाएगा आपको। और यहां जमानत नहीं है धारा 3 में, जबकि धारा 4 में जमानत हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। तो धारा 4 का मुख्य उद्देश्य अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय समाज में सुधरने का एक प्रोबेशनरी पीरियड, तब परिवीक्षा काल देना है। ठीक है, यह किन पर लागू होती है? पहली बात तो धारा 4 किन पर लागू होगी? तो उन सभी अपराधों पर केवल किन्हें छोड़कर? जिनमें सजा मौत या उम्र कैद नहीं है, उसे छोड़कर। यानी धारा 3 के मुकाबले यहां गंभीर अपराधों में भी राहत मिल सकती है। क्या बोला मैंने? तो गंभीर अपराधों में राहत मिल सकती है, लेकिन शर्त क्या है यहां? कि आपकी जो सजा उम्र कैद और मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज नहीं मिलेगी, ये सेक्शन आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आपने कोई गंभीर अपराध भी किया है तो आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, अब धारा 4 में कोर्ट किन बातों की ध्यान रखती है? कोर्ट जो होती है किन बातों की ध्यान रखती है? तो अपराध की प्रकृति, मतलब क्या अपराध बहुत क्रूर था, या अनजाने में, या कह सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी बनी कि हो गया। फिर देखा जाता है अपराधी के चरित्र कैसा है, मतलब उससे पहले अपराधी क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मतलब क्या वह आदतन अपराधी है या सुधर सकता है। कोर्ट 2 चीजें देखती हैं, एक तो जो अपराध की जो प्रकृति हुई है, और जो अपराधी है उसका चरित्र देखेगी। 2 चीज देखेगी यहां धारा 4 में। ठीक है, अब यहां जब जब कोर्ट अपराधी को छोड़ेगा तो यहां पर शर्त रहेगी, कंडीशन रहेगी, और 3 कंडीशन देता है धारा 4 में। सबसे पहले बॉन्ड, दूसरा श्योरिटीज मतलब गारंटी, तीसरा हाजिरी। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड, अपराधी को एक बॉन्ड भरना पड़ता है। इसमें वह कसम खाता है कि वादा करता है कि वह 1 से 3 साल तक जैसा कोर्ट तय करे अच्छा व्यवहार करेगा, चाहे कोई उसे आके पीट दे, मुंह हाथ तोड़ दे, अच्छा व्यवहार करेगा, नहीं हाथ नहीं उठाएगा। ठीक, मजाक करो। ठीक है, पता कह सकते हैं जैसा कोर्ट बोले
कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है, तो वो चीज नहीं करेगा। ठीक, 1 से 3 साल तक गारंटी। कोर्ट कह सकती है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति, आप हो सकता है व्यक्ति कौन, उसका पिता हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, उसका भाई हो, क्या तुम्हारी गारंटी लेगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? तीसरा, हाजिरी। अगर इस पीरियड के दौरान वह फिर से कोई गलती करता है तो कोर्ट उसे बुलाकर पुराने वाले केस में सजा सुना सकती है। ये है भैया धारा 4। समझ में आया क्या? तो अब धारा 3 और 4 में क्या अंतर हो गए हैं समझिए। अपराध क्या था पहले, तो धारा 3 में छोटे अपराध, छोटे अपराध मतलब चोरी, धोखाधड़ी, और धारा 4 में मौत और उम्र को छोड़कर लगभग जितने जितने भी अपराध आते हैं उन सभी को, वह सब शामिल हो जाता है धारा 4 में। ठीक, सजा का डर किस प्रकार होता है, तो धारा 3 में चेतावनी देकर केस खत्म, चेतावनी देकर, वार्निंग देकर धारा 3 में केस खत्म। धारा 4 में बॉन्ड की अवधि में गलती की तो जेल होगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कौन सा, अवधि, कितने समय में छूट जाता है, तो धारा 3 में तुरंत छूट जाता है और धारा 4 में 3 साल तक निगरानी में रह सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चल, इतनी बात क्लियर हुई तो मुझे बता दीजिए भैया। तो मैंने आपको यही चीज बताई है अभी, ठीक है, यही सब चीजें बताई हैं। ठीक है, ये धारा 4 के लिए है। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं आपको। बात करते हैं कि न्यायालय किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक वह इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि अपराधी या उसका कोई जमानतदार यदि कोई हो उस स्थान पर एक निश्चित निवास स्थान या नियमित व्यवसाय रखता है जिस पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है या जिसमें अपराधी उस अवधि के द्वारा रहने की संभावना रखता है जिसके लिए वह जमानत में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, उपधारा 1 मतलब जो आपका सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 हमने पढ़ा, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, उपधारा 2 हो जाएगी, उपधारा 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो उपधारा 1 पढ़ा है, ठीक है, कौन सा पढ़ा, हमने उपधारा 1 पढ़ा ना अभी जी, ये उपधारा 1 कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, सब सेक्शन कहलाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर उपधारा 1 के तहत कोई आदेश देने से पहले न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी की रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करेगा। ठीक है, तीसरा उपधारा 3 मतलब सेक्शन 4 सब सेक्शन 3, तो उपधारा 1 के तहत कोई आदेश दिया जाता है तो न्यायालय यदि उसकी राय में अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना उचित हो
तो इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है जिसमें यह निर्देश दिया गया हो कि अपराधी आदेश से नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में ऐसी अवधि के दौरान रहेगा जो 1 वर्ष से कम ना हो, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाता है। और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में अपराधी के उचित पर्यवेक्षण के लिए ऐसी शर्तें लगा सकता है जिन्हें आवश्यक समझे। ठीक है ना, समझिएगा इसे। तो पहले उदाहरण तो ठीक है, देखिए पहले प्रोविजो मतलब शर्त, बशर्ते। यहाँ प्रोविजो क्या कहता है आपका, प्रोविजो क्या कहता है कि कोर्ट देखेगी कि व्यक्ति का स्थायी पता या नौकरी है, अगर नहीं है तो उसे प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट क्या देखेगी कि व्यक्ति का एक स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस है और जॉब है, अगर नहीं है तो प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहां पास सब सेक्शन 2 क्या कहती है, तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखना जरूरी है। क्या कौन बोल रहा है आपका, तो सब सेक्शन 2 बोल रहा है। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, तो कोर्ट चाहे तो सुपरविजन, क्या बोला आपको, सुपरविजन ऑर्डर भी दे सकती है, मतलब जिसमें न्यूनतम मिनिमम 1 साल की निगरानी होगी। क्या होगी आपकी, तो 1 साल की निगरानी है। ठीक, चलिए अब समझाता हूं आपको अच्छे से कि ये जो पता और ठिकाना क्या है, ये सब चीजें। तो पहला, जब कोई गंभीर अपराधी है जो गंभीर अपराध करता है, ठीक है, ठीक ना, गंभीर अपराध कौन है, किसे छोड़कर, जो मौत की सजा और आजीवन कारावास को छोड़कर कोई गंभीर अपराध करता है, तो कोर्ट कब राहत देगी उसे, जब देखेगी कि उसका कोई पता ठिकाना है कि नहीं। मतलब यह इस सारा में 3 मुख्य क्या पे पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, जॉब है कि नहीं है, पता है कि नहीं है स्थायी, मतलब कोर्ट किसी अपराधी को हवा में नहीं छोड़ सकती, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी या उसकी गारंटी लेने वाला सिक्योरिटी का कोई पक्का घर या नौकरी हो और वह जगह कोर्ट के इलाके में हो और ऐसी जगह पर हो जहां पर उस पर नजर रखी जा सके। कारण क्यों, रीजन, ताकि वह अगर गायब हो जाए या शर्तें तोड़े तो पुलिस उसे आसानी से ढूंढ सके। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या देखा जाएगा, तो दूसरा पॉइंट देखा जाएगा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं द पीओ रिपोर्ट। वैसे पीओ मतलब प्रोबेशन ऑफिसर। तो कोर्ट फैसला लेने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर मतलब पीओ से एक गुप्त रिपोर्ट मांगती है और पीओ अपराधी के घर जाकर उसके पड़ोसियों, परिवार और उसके व्यवहार की जांच करता है। क्या वह सच में सुधरना चाहता है, लायक है कि नहीं है, क्या उसके घर का माहौल अपराधी बनाने वाला तो नहीं है। कोर्ट इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसे छोड़ने का फैसला लेती है। ठीक है, तीसरा तीसरा अहम पॉइंट, ठीक है, सुपरविजन ऑर्डर मतलब पर्यवेक्षण आदेश। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि अपराधी को सिर्फ बॉन्ड पर छोड़ना काफी नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है भैया इसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ना उचित नहीं है, एक काम करते उस पर निगरानी रखते हैं, मतलब सुपरविजन रखनी भी जरूरी है। और यह अवधि कितनी साल की होगी, तो यह निगरानी कम से कम
1 साल के लिए होती है। कंडीशन, सर कोर्ट कह सकता है कि तुम्हें हर महीने पीओ से मिलना होगा, प्रोबेशन ऑफिसर से मिलना होगा, तुम शराब की दुकान पर नहीं जाओगे, या तुम रात 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलोगे। ऐसे तमाम शर्तों के साथ उसे छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो धारा 4 कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? धारा 4 कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हम लोग धारा 5 पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि अपराधी को छोड़ते समय कोर्ट उसे पीड़ित पक्ष से मुआवजा और खर्च देने के लिए भी कह सकता है, जो हम 5 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, 5 में पढ़ेंगे, अभी 4 समझिएगा पूरा, अभी 4 ही खत्म नहीं हुआ। देखिए आगे आएंगे, बहुत मजेदार, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से। अब मैं थोड़ा फ्री हो, अब मैं चुटकियों में खत्म करता हूं, याद रखिए, चुटकियों में, याद रखिएगा। ये जो बच्चे मेरे इंग्लिश वाले हैं देख लेंगे, और जो हिंदी वाले हैं, बस सत्र रिहाई के लिए न्यायालय के विचार, पहले तो पहले क्या देखेंगे, निवास स्थान देखेंगे, उसका कोई जॉब है कि नहीं है, एक पर्यवेक्षक पीओ देख के क्या अपॉइंट किया जाएगा, मतलब उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, और पर्यवेक्षण का आदेश सुपरविजन दिया कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी जस्ट बताया हूं। ठीक है, आगे अब देखिए, ये कौन सा आपका है, तो ये है आपका सेक्शन 4 सब सेक्शन 4, सेक्शन 4 सब सेक्शन 4, सेक्शन 4 सब सेक्शन 5। ठीक है, देखिए धारा 3 के तहत पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को रिहा करने से पहले जमानतदारों के साथ या बिना जमानतदारों के एक बांड में प्रवेश करने के लिए कहेगा, जिसमें ऐसे आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निवास मादक पदार्थों से परहेज या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करे जिन्हें न्यायालय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपराधी उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अन्य अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए उचित समझे। 5 क्या कह रही है, मतलब सेक्शन 4 का क्लॉज 5 या कि उपधारा सब सेक्शन, ठीक है 5, तो उपधारा 3 के तहत पर्यवेक्षण आदेश देने वाला वही सुपरविजन न्यायालय अपराधी को उस आदेश की शर्तों और नियमों की व्याख्या करेगा, तुरंत प्रत्येक अपराधी और जमानतदार याद यदि कोई हो संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। ठीक है, समझेंगे। देखिए पहले शॉर्ट में समझ जाइए, कहना क्या जाता है। सब सेक्शन 4 अगर निगरानी में छोड़ा जाता है, मतलब अगर निगरानी में छोड़ा है तो, अगर निगरानी में छोड़ा है तो सबसे पहले बॉन्ड देना जरूरी है, कोर्ट एक्स्ट्रा या अधिक शर्तें लगा सकती है, मकसद अपराध की पुनरावृत्ति, मतलब वही दोबारा अपराध को ना दोहराए। सेक्शन सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि कोर्ट शर्तें समझाएंगी, ये आपकी शर्तें हैं, और सभी संबंधित लोगों को आदेशिक कॉपी दी, जो भी जमानतदार होंगे, जो भी गारंटर होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, संबंधित लोगों को क्या आदेशिक कॉपी दिया जाएगा। ठीक है, फिर चलो आप अच्छे समझोगे यहां से। अब ये जो हम लोग जो उपधाराएं पढ़ रहे हैं 4 और 5, ये अपराधी को डिसिप्लिन सुधार के लिए ये हैं दोनों। ठीक है, क्लियर, ये दोनों मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको 4 और 5, जिसमें
एडिशनल कंडीशन क्या कही जाती हैं? जो कोर्ट सिर्फ ये नहीं कहती अच्छे बनकर रहना, बल्कि वह विशिष्ट क्या करती है, मतलब प्रमुख क्या कर सकती है, पाबंदियां भी लगा सकती है। मतलब नशाबंदी, पहला नशाबंदी मतलब कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप शराब या ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। दूसरा निवास, कोर्ट तय कर सकती है कि आप किस इलाके में रहेंगे और कहां नहीं जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या रहता है इसका, कि किस उद्देश्य से ये शर्तें लगाई जाती हैं? तो इन शर्तों का एकमात्र लक्ष्य यह है कि अपराधी पुराने रास्तों या संगति में ना पड़े, जिससे उसने पहले अपराध किया था वह दोबारा न दोहराया जाए। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है आपका? तो दूसरा कह रहा पारदर्शिता और जानकारी, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कानून यह मानता है कि यदि अपराधी को अपनी शर्तों का पता नहीं होगा तो वह उनका पालन कैसे करेगा। ठीक है। अगर जो कोर्ट ने लिख के दिया है कि ये पालन करना, उसे पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, तो क्या किया जाएगा? उसे समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन मतलब स्वयं जज स्वयं या कोई स्टाफ अपराधी को उसकी भाषा में समझाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और फिर कॉपी देता है। क्या देता है? कॉपी देना। मतलब यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है। अपराधी उसकी गारंटी लेने वाले और नजर रखने वाले अधिकारी, पीओ, तीनों के पास लिखित सबूत होता है कि क्या सीमाएं होंगी। दारू पीना है कि नहीं पीना, इस जगह जाना है कि नहीं जाना, तमाम चीज उसमें लिखी रहती हैं। ठीक है। चलो बच्चे, इतना क्लियर हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये जो ठीक है देख लेंगे, और ये जो हिंदी वाले देख लेंगे। ठीक है। और मेरे अनुसार इतना आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है। और थोड़ा लंबी क्लास हम ना करूं, मैं ना ज्यादा खींचूं, इतना काफी आप लोग के लिए। क्यों काफी है? ठीक है बच्चों, मजा आया क्या? सभी को मजा आया कि नहीं आया बताइए? ज्योति, अर्चना, अनिल, आप लोगों को सब समझ आया? ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोर्स इसी प्रकार पढ़ना है, पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, तो भैया कुछ नहीं करना, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां से आप लोग चाहे इंस्टॉलमेंट में आप लोग ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। MPADPU का बैच है, आप लोग आराम से परचेस कर सकते हैं। टोटल इसकी फीस आपकी 5000 रहेगी। ठीक है। 4999, जिसे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, दो टुकड़ी में बांट सकते हैं। 2500 अभी दे दीजिए और 2500 3 महीने बाद दे, जिससे कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। और मैं आपको यकीन देता हूं, इससे आपको कम कीमत पर, एक कम पैसे में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। चाहे आप कहीं पूरा यूट्यूब आप देख लीजिए, अगर कोई पढ़ाएगा भी तो क्वालिटी में कमी कर देगा। बाकी आप लोग के ऊपर है। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझाने की, अब आप लोग के ऊपर है। ठीक है। अब आप लोग के ऊपर है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। मैं तो आपको बता रही हूँ चीजें, और ये हमारा अभिमन्यु बैच रहने वाला है, और जिससे कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। ओके, तो ये हमारा ये वाला बैच है, आप देख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और हमारा ये एप्लीकेशन रहने वाला है, ठीक, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन है।
देख लीजिए, और अच्छा लगे तो शुरू करिए अपनी क्लास। ठीक है, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।